साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश में धरती को आज भी माँ का दर्जा दिया गया है। किसान भाई इसी धरती में अपनी फसल को उगाते हैं और हम अपने जीवन को बहुत ही आसानी से चलाते हैं। और अगर हम बात करें कि किसी भी खेती को करने के लिए सबसे आवश्यक कुछ है तो वो होती है वहाँ की मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी कितनी उपजाऊ है और ये बहुत ही निर्भर करता है कि कम लागत में किस तरह से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। और आज हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके यानी कि मिट्टी का परीक्षण करके हम जो है कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, मिट्टी परीक्षण का महत्व। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर A.K. पात्रा जी, जो कि पूर्व निदेशक है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से। और साथ ही हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है सुरेश माधव जी, जो कि एक सफल कृषक है। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो डॉक्टर पात्रा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों को मिट्टी परीक्षण कराना क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है? किसान भाइयों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आप कृषि करते हैं हमारा मृदा का ऊपर में और बिना मृदा में हम कृषि कर नहीं सकते हैं। और हजारों साल हम कृषि कर रहे हैं इसी मृदा में। और हम जानते हैं कि जो पोषक तत्व है वो हमारा मृदा में रहता है। 17 पोषक तत्व का जरूरी होता है कोई भी पौधा को, मतलब उसको उगाने में और उससे फसल लेने के लिए। तो जो मृदा में हम इसीलिए उनका टेस्ट करते हैं कि कौन सा पोषक तत्व उसमें पर्याप्त मात्रा में है और कौन सा उसमें कमियां है। इसमें कोई भी पोषक तत्व अगर कमियां हो जाए तो हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो कृषि में जो फसल का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मृदा है उसको टेस्ट करके हमको पोषक तत्व डालना है। जो फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक जो हम देते हैं पोषक तत्व है रासायनिक खाद का थ्रू, तो उससे पहले हमको मृदा का जो सॉइल जो टेस्टिंग है वो कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमको फर्टिलाइजर्स देना चाहिए। तो इसका महत्व बहुत है। आज का टाइम में हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है और उनका जो मृदा का जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखना है। ज़्यादा कोई भी पोषक तत्व, जो कोई भी फर्टिलाइजर्स हम ज़्यादा उसमें ना डालें, ताकि अगर ज़्यादा डालते हैं तो उसमें धीरे धीरे हमारा जो गुण है, रासायनिक गुण है मृदा का, भौतिक गुण है, जैविक गुण है, उसमें वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आप सालों साल खेती कर रहे हैं, उसी मृदा में ही कर रहे हैं और हम काफ़ी मात्रा में हर साल प्रोडक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है मृदा में क्या कमियां होते जा रहा है। तो पहले ये समस्या था नहीं, आज से 50 साल पहले मृदा में इतना समस्या नहीं था और आज हमको समस्या दिखाई दे रहा है। और मृदा में कोई भी पोषक तत्व कम हो तो वो फसल में आता है, वही कमियां हो करके वही हम खाते हैं। तो हमारा जो शरीर है उसमें भी वो कमियां हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर मृदा में जिंक का कमियां हो जाता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो आयरन है सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऐसे कॉपर है, मैंगनीज है, कई मतलब जो पोषक तत्व, जैसे मैंने 17 पोषक तत्व का नाम लिया, तो वो चीज़ हमारा भी कमियां हो जाएगा। तो हमारा भी जो स्वास्थ्य है उसका भी कम होते जाएगा और कई तरह का बीमारी आज जो दिखाई दे रहा है उसका एक कारण है जो हमारा जो मृदा है, मृदा का पोषक तत्व जो रहना चाहिए वो बरकरार नहीं है। ये इसीलिए हम हर बार जो भी कोई भी किसान से हम मुलाकात करते हैं, जब भी हम किसान का खेत में जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि आप सॉइल टेस्ट कराएं, मृदा का परीक्षण अपने करवाएं। मृदा परीक्षण कराने के बाद ही आप डालिए, ताकि आपको भी जो खाद है उसको ठीक मात्रा में आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि मृदा स्वास्थ्य का सीधे हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई। और किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी मौजूद है, तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सुरेश माधव जी हमारे बीच है। सर, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो माधव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके पास कितनी एकड़ भूमि है?
मेरे पास 50 एकड़ करीब है। और उसमें आप कौन सी फसल लगाते हैं? सब तरह की फसलें लगाते हैं, गेहूँ, चना, मसूर, बाकी सब्जियां लगाते हैं। तो सर आपको ICAR के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई? सबसे पहले मैंने कुछ खेती शुरू की थी, तभी मैंने कृषि विभाग से मालूम किया कि सबसे पहले मेरे को ये लगा कि मिट्टी परीक्षण महत्वपूर्ण है। तो मैं फिर ICAR से जोड़ा, मृदा विभाग से जोड़ा, और मेरे को मृदा विभाग से जुड़ने के बाद मैंने मिट्टी परीक्षण किया तो मेरे को बहुत सारे फ़ायदे हुए। और इसके साथ साथ बहुत सारे ज्ञान से फ़ायदे हुए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप देखो, बताना चाहेंगे? पहले तो मिट्टी परीक्षण हुआ तो संतुलित खाद डाला, पोषक तत्व डाले तो फसल अच्छी हुई। सब आसपास के लोगों ने कहा तो कि तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, तो वो अपने को वो फसल दिखी। दूसरा फिर पूरा जैविक, कि इन्होंने जिस तरह अपनी वो ज्ञान दिया कि ऐसे जैविक करो, ऐसे जैविक करो, उससे भी बड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। तो ICAR के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे कृषि विभाग से, बहुत पहले कृषि विभाग से मालूम हुई, तो हम फिर इनसे जुड़ गए। तो क्योंकि हमारे यहाँ कृषि विभाग के ग्राम सेवक वगैरह आते रहते हैं, उन्होंने बताया था सबसे पहले कि आप मिट्टी परीक्षण करो, उस जगह जाओ आप, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा, सही जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ICAR भी किसी इसी तरह से कार्य कर रहा है कि वो नए युवाओं को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चला रहा है, या अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, या टीवी, रेडियो या समाचार पत्रों के माध्यम से किसी तरह से युवा जो फार्मर्स हैं उनको जागरूक किया जा रहा है? देखिए, एक बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हम जो संस्थान है, मृदा संस्थान, हम तो कैंपेन, हम कई प्रोग्राम हम करते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो उसमें जो किसान भाई लोग हैं, जो तरह तरह का जो हमारा जो तकनीकियाँ है उसके बारे में हम बताते हैं। युवा पीढ़ी को हम जाते से, हम स्कूल में भी जाते हैं, हम जो कॉलेज में जाते हैं, जो जहाँ पर एग्रीकल्चर लोग जो स्टूडेंट्स हैं, और हम बुलाते हैं, बच्चे लोगों को बुलाते हैं और उनको हम बताते हैं जो कृषि, एक तो जो आगे पढ़ना चाहते हैं कृषि का ऊपर में, तरह तरह का जो सब्जेक्ट्स है वो कैसे, वो कहाँ पढ़ सकते हैं और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बताते हैं। और जो कॉम, जैसे क्लास 10th के बाद, 12th के बाद वो क्या कर सकता है। तो हमारा जो संस्थान है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, उसमें जैसे मृदा परीक्षण, कोई एक छोटा सा लेबोरेटरी डेवलप कर सकता है, छोटा सा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ले करके, और वो किसान का जो मिट्टी है उसको टेस्ट करके वो थोड़ा रोजगार कर सकता है। स्कोप है, आज ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारा देश का जो सरकार है उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड का जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसी में भी उनका जो योगदान जो युवा पीढ़ी है वो कर सकते हैं। और दूसरा, कई संस्थान है, जैसे आपका जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, आपका पॉली हाउस कल्चर आजकल जो है, उसमें आपका थ्रू आउट द ईयर आपको कोई भी मतलब वेजिटेबल्स, तरह तरह का वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकते हैं, उसका मार्केट भी है आजकल। जैसे मत्स्य पालन है, आपका मशरूम कल्चर है, मशरूम कल्टीवेशंस है, आपका हनी भी जो प्रोडक्शन है। तो कई स्कोप है युवा पीढ़ी के लिए, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना है और उसको थोड़ा सा लागत में वो अपना सेट शुरू कर सकता है। और आजकल कई, हमको पता है, जानते हैं कि कई लोग अच्छा नौकरी छोड़ करके कृषि में आ करके और अच्छा लाखों रुपया कमा रहे हैं। साथियों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा
सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर AK पात्रा जी, साथ ही एक सफल किसान भाई सुरेश माधव जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो नरवाई चलाए जा रहे हैं, तो उससे कैसे रोके और उससे क्या क्या समस्याएं हो रही है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछे हैं। ऐसा है कि जो नरवाई है, जो हमारा फसल अवशेष है, ये इसमें जो पोषक तत्व है, इसमें भी पोषक तत्व है, क्योंकि जो पौधा लेता है तो एक तो हमारे जो फसल जो ग्रेन है उसमें तो, और बाकी जो नरवाई जो फसल अवशेष है उसमें भी पोषक तत्व रह गया। किसान भाई को क्या, उन्होंने जल्दी में रहते हैं क्योंकि आपको दूसरा क्रॉप आपको उगाना है। जैसे आपका जो धान का जो फसल है, जो नरवाई है अवशेष है, वो हम जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश में ज़्यादा जो गेहूँ है उसका जो फसल अवशेष वो जला देते हैं गेहूँ का। और लेकिन ये बहुत बड़ा एक हमारा जो मृदा के लिए हानिकारक है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप हमारा ज़मीन के ऊपर में जलाते हैं तो ये तो हम जैसे आप पहले बताया कि हमारा रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण इसी मिश्रण से हमारा मृदा स्वस्थ बनता है। तो अगर आप जला दिया तो जब जलाते हैं कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है मृदा का, और उसमें जो सूक्ष्म जीव, मतलब एक चम्मच जो मृदा है, एक चम्मच, उस मृदा में कोटि कोटि सूक्ष्म जीव है, कोटि कोटि सूक्ष्म जीव है। अगर वो सूक्ष्म जीव अगर आप जला देते हैं जब फसल नरवाई, तो उसका जो टेम्परेचर वो तो मर जाता है। तो उसका जो काम है, हमारा जो मृदा, एक उसमें भरपूर जीवन है। मृदा ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जीवन नहीं है, मृदा में भरपूर जीवन है। जैसे बताया कोटि कोटि जीवन है, तो सूक्ष्म जीव, तो वो जला दिया तो एक तो आपका मृदा का स्वास्थ्य में उसमें काफ़ी समस्या हुआ पैदा। और साथ साथ आप क्या करते हैं कि जो जला देते हैं उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड, जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका जो धुआं होता है, उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और भी पार्टिकल्स है, 1 टन से 1.6 टन होता है आपका जो गैसेस है। तो ये हमारे जो हमारा जो जलवायु, जो वातावरण है, उसको भी वो दूषित करता है। हमको कई तरह का आजकल बीमारी हो रहा है, अस्थमा का बीमारी हो रहा है। तो ये जो है ना, ये पोषक, मतलब जो पोषक तत्व एक तो चला गया आपका, और कहीं समस्या हुआ। अगर आप जो नरवाई जो है, जो पोषक जो फसल अवशेष है, अगर आप मिट्टी में उसको वापस करते हैं तो आपको जो पोटासियम है, जो पोटासियम जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है, उसका कमियां काफ़ी कम हो जाएगा। आपको बाहर से डालना नहीं पड़ेगा। अगर आपने जो नरवाई है, जो फसल, वो जो अगर आपने उसको किसी तरह मिट्टी में अगर आप वापस कर सकते हैं तो आपको ये समस्या नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही हमारे साथ एक सफल किसान भाई भी मौजूद हैं। तो माधव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप नरवाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नरवाई जलाने से बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला तो मिट्टी, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मिट्टी कड़क हो रही है पूरे खेतों की। जो दूसरा, जितने हमारे मित्र कीट है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं, वातावरण भी दूषित हो रहा है। इसलिए सोच रहे हैं कि किसान इसको ना जलाएं। इसमें पहले हम लोग किसान सब लगे हुए हैं। जहाँ तक कोशिश हो रही है, हम सब किसानों को यही कह रहे हैं कि मिट्टी नहीं जलाए। उससे हमारे क्या है कि हार्टिकल्चर के जो पेड़ पौधे हैं वो भी सब जल रहे हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उससे। तो उसको रोकने के लिए हम भरपूर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी बहुत रिसर्च करें, डॉक्टर साहब 2-4 रिसर्च करके ऐसे उनने कुछ वो बनाए हैं। ये सर, जैसे कि अभी रिसर्च की बात डिकम्पोजर बनाए हैं जो हम डाल रहे हैं, उससे हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी माधव जी आपने भी। और डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि रिसर्च की बात हो रही है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय कृषि की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। तो क्या आप भी क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि किसान भाइयों को कोई परेशानी ना हो? जी जी जी, देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा आज विश्व में हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एक समस्या है। हमारा 3 समस्या है। एक समस्या है जलवायु परिवर्तन का, एक समस्या है हमारा मृदा क्षरण का, सॉइल डिग्रेडेशन। हमारा देश का 1/3 मतलब 30% से ज़्यादा मृदा डिग्रेडेशन हो चुका है। ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। और तीसरा है जो बायोडाइवर्सिटी है,
हैं, जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका भी काफ़ी डिग्रेडेशन हो रहा है। ये तीनों चीज़ और एक मिला जुला है। अगर जलवायु परिवर्तन हो तो साथ साथ आपका मृदा में जो डिग्रेडेशन वो होता है, साथ साथ आपका जो जैविक विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी, उसका भी कम होता है। तो हमारा संस्थान जलवायु परिवर्तन के विषय में शोध कर रहा है, इसका क्या असर हो रहा है मृदा के ऊपर में, उस विषय में शोध हो रहा है, और आने वाले टाइम में कैसे मैनेज करें। जैसे आपका सपोज करिए कि जलवायु परिवर्तन में दो चीज़ मुख्यतः देखा जाता है। एक तो आपका जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लड जैसे हो गया, और कभी कभी आपका जैसे आपका ड्राउट हो गया, और मोर फ्रिक्वेंटली हो रहा है आजकल। और जैसे फसल आपने उगाए और बीच में आपका पानी नहीं हो रहा है, तो उसको इस सब चीज़ को कैसे मतलब मैनेज करें। क्योंकि एक बार आपने फसल तो अगर आपने उगा दिया और बीच में अगर आपका ड्राउट आ गया, तो आप तो उसको तुरंत उस समय तो काट नहीं सकते। आप कैसे जो समस्या है उसको कैसे हम कम करें, उस विषय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उस विषय में हम शोध कर रहे हैं। और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR है, वो कई हमारा 100 से ज़्यादा संस्थान है। तो कई संस्थान हर फसल के लिए और कैसे जलवायु परिवर्तन में उसको कैसे समस्या का समाधान करें, इस विषय में शोध हुआ है, हो रहा है। तो हम यही बोलेंगे, जैसे आपका क्रॉप वैराइटीज़, जो फसल का जो नया प्रजातियां है और किस जायगा में, और अगर जलवायु परिवर्तन का जैसे ज़्यादा फ्लड हो गया, ड्राउट हुआ तो ड्राउट रेजिस्टेंट कौन सा वैराइटीज़, इस विषय में जो तकनीक क्या है, वैराइटीज़ है, उपलब्ध है। खाली जानकारी हमको लेना है, कौन संस्थान में कहाँ क्या मिल रहा है। हमारा मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट है उन्होंने जानकारी देंगे, जो अधिकारी है, जो इस विषय में जो अधिकारी एंगेज्ड है, वो इस विषय में बता सकते हैं। तो कृषि में आधुनिकीकरण और डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट काफ़ी सारा हुआ है, इसको हमको अपनाना है। बस आवश्यकता है जागरूकता की। जागरूकता बहुत जरूरी है। सुरेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समग्र खेती के बारे में हमारे युवा किसानों को बताएं कि किस तरह से इससे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे खेती से लाभ, खेती क्या है, खेती में सारी चीज़ें होना चाहिए। खेती, पशुपालन और हॉर्टिकल्चर, अगर ये सारी खेती एक साथ करेंगे तो वाकई में आप अच्छा उत्पादन लेंगे और अच्छा वो कर पाएंगे। और इससे ये होगा कि जब आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो पेड़ों से फल मिलेंगे, खेती वो होगा हैं। और आप पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन से जैविक कर लेंगे सब। और दूध से रोज की रोज का अपना जो खर्च है वो दूध से। खेती के अलावा भी अन्य साधनों से किसान भाई आय प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों और बहनों, हम ये बोलना चाहते हैं, देखिए कृषि हमारा देश का जो मुख्य जीविका है। आज भी हमारा देश 70% से ज़्यादा लोग कृषि के ऊपर में निर्भर कर रहा है। आप धरती पुत्र है, जमीन आपका सब आपका जान में है। तो ये हम चाहते हैं कि हम जमीन को कैसे टिकाऊ रखें, उसको कैसे हम संरक्षित रखें। इसके लिए आपको बीज से लेकर के बीज, मृदा और पानी का ये अच्छा से उसको देख करके और उसको संरक्षण करके हमको खेती करना है। जैसे हमने बताया है कि मिट्टी में जो खाद आप डाल रहे हैं उसके साथ साथ आपने जो जैविक खाद भी पूरा जितना जो कोशिश करके डालिए, साथ में जैविक जो बायो फर्टिलाइजर उसके साथ डालिए। अच्छा बीज आपने जहाँ से मिल रहा है वो आपने जुगाड़ करके उसको अपनाएं। और साथ साथ जो आपका जो युवा है आपका घर में, आपका लड़का है, जो भी लड़की है, उनको खेती में कैसे वो इंटरेस्ट ले। और सर, जो युवा आपसे संपर्क करना चाहते हैं वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए हमारा संस्थान से। जी आजकल हर युवाओं के पास मोबाइल्स है, कोई भी ऐसा साधन है कि जिसके पास नहीं है। तो वो अगर हमारा संस्थान का नाम लिखे, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, तो उनको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। और हमारा अधिकारी को इवन हमको भी वो टेलीफोन करे, वो हमारा भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है। हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी जो वेबसाइट है उसमें क्या संस्थान में कहाँ हॉर्टिकल्चर का शोध हो रहा है, कहाँ आपका मशरूम का शोध हो रहा है, तो मशरूम संस्थान का टेलीफोन करके वो बता सकते हैं कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, कहाँ ट्रेनिंग हो रहा है। हमारा देश में KVKs है,
750 के आसपास KV के कृषि विज्ञान केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में KV के है, उनके साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ट्रेनिंग दे रहा है, कब ट्रेनिंग दे रहा है, उनके पास जाइए। आप थोड़ा सा कोशिश करिए किसान भाइयों और बहनों, और काफ़ी सारा चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप इंटरेस्ट रखिए, आपके लिए हम तैयार हैं, आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको मदद करें। अगर थोड़ा बहुत आपको मदद कर पाए, आपका जीविका को हम अच्छा बना सके, आपको मुनाफा आगे कर सकते हैं, हमारे लिए इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सुरेश जी, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अरहर खरीदी के लिए पोर्टल लॉन्च, किसान बहुफसली प्रणाली अपनाएं, इस साल अच्छी बारिश के संकेत, गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ टन का अनुमान, और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार दिसंबर 2027 तक भारत को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि जनवरी 2028 से देश में 1 भी किलोग्राम दाल का आयात न किया जाए। ये बात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा किसानों से अरहर की खरीद के लिए पोर्टल लॉन्च के अवसर पर कही। श्री शाह ने ये भी कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीद सुनिश्चित करेगी। किसानों को फसल आने से पहले पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। बाजार में अरहर के दाम MSP से ज्यादा होने पर इस फसल को औसत बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसका भुगतान किसानों को DBT के माध्यम से किया जाएगा। पंजीयन कराने वाले किसान बाहर भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। विकसित गांव विकसित भारत थीम पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान समागम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि गांव, कस्बों, शहरों को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। श्री मुंडा ने किसानों से आग्रह किया कि सिर्फ एक फसल लेकर अपने खेतों को खाली नहीं रखें, बल्कि बहुफसली प्रणाली अपनाकर आय बढ़ाते हुए देश के विकास में योगदान दें। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अप्रैल से अल नीनो की परिस्थितियां कमजोर होने की संभावना बन रही है। ये मानसून के लिए अच्छा साबित होगा। 4 महीने सामान्य से ज्यादा बारिश के आसार रहेंगे। 2023 में मानसून के समय अल नीनो परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जिस वजह से न केवल मानसून उसके बाद के महीनों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज हुआ। बारिश भी सामान्य से कम दर्ज हुई थी। जनवरी 2024 में ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। शीतलहर चलने के आसार भी कम हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि अल नीनो, इसकी वजह से गर्म हवाओं का जोर है। विश्व मौसम संगठन का अनुमान है कि अल नीनो की सकारात्मक परिस्थितियां फरवरी तक जारी रहेगी। इसलिए 2024 के फरवरी-मार्च में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और गर्मी का अनुभव होने लगेगा। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि बुआई के अधिक रकबे और मौसम की स्थिति सामान्य रहने पर चालू फसल वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 4 लाख टन के नए रिकॉर्ड को छू सकता है। रबी की मुख्य फसल गेहूं की 321 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो चुकी है। फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11 करोड़ टन रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिपरिषद द्वारा जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के खाते में आंतरित की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोदो, कुटकी की खेती मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। और जैसा कि आपने देखा और जाना कि मिट्टी का परीक्षण कर किस तरह से हम कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।